दोस्तों, आज बात करेंगे अर्थ फॉल्ट के बारे में। हाउस वायरिंग या इंडस्ट्री के लाइटिंग सर्किट या पावर लोड यानी कि 3 फेज सर्किट में अर्थ फॉल्ट क्या होता है और इससे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं MKSM टेक गाइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थ फॉल्ट होता क्या है। देखिए, हमारी जो भी कोई मशीन होती है उसके लिए हम पावर सप्लाई देते हैं वोल्टेज के लिए, यानी कि जैसे मान लो 3 फेज है तो हम उसको RYB 3 वोल्टेज के लिए कंडक्टर हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो फेज कंडक्टर है वो फेज कंडक्टर किसी भी वजह से, जैसे यहाँ पे टर्मिनल है और टर्मिनल बॉक्स में या किसी और वजह से या फिर अंदर की वायरिंग की वजह से कुछ फॉल्ट होने से या इंसुलेशन डैमेज होने से वो क्या है, हमारी जो मशीन है उसकी बॉडी से टच हो जाता है। यहाँ पे मैंने मोटर दिखाया है, यहाँ पे XYZ कोई भी मशीन हो सकती है, तो वो उसकी बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। ऐसे में क्या होगा, अगर हमारी बॉडी यानी कि हमारी मशीन की जो बॉडी है वो अर्थिंग से अगर कनेक्ट की हुई है तो हमारा जो क्या होगा, फेज जो कनेक्ट बॉडी से हुआ है उसके थ्रू एक अमाउंट ऑफ करंट उसकी बॉडी के थ्रू हमारे अर्थिंग में जाता रहेगा। करंट अर्थिंग में जा रहा है, इसी को अर्थ फॉल्ट करंट कहते हैं। और ये जो हमारा कंडक्टर था वो बॉडी से टच हो गया, उसी को हम अर्थ फॉल्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें फेज लाइव है और फेज लाइव होने की वजह से ये जो पोटेंशियल था इस फेज का, वो फेज का पोटेंशियल इस बॉडी के सरफेस पे आ जाता है। अगर मान लो हमने बॉडी में अर्थिंग नहीं किया हुआ है तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो पोटेंशियल जो ये कंडक्टर था वो जब बॉडी से टच होगा तो ऐसे में क्या होगा, ये पोटेंशियल इसके सरफेस पे तो आ जाएगा लेकिन अभी लीकेज करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, लीकेज करंट कब फ्लो होगा, वो जब आप इसके बॉडी को टच करेंगे ना, या फिर कोई भी ह्यूमन बॉडी इस बॉडी मशीन की बॉडी को टच करेगा तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वही होगा हमारा फॉल्ट करंट। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके थ्रू ये हमारा करंट ग्राउंड होगा। तो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस जो होता है वो लगभग 400 ओम से लेकर 900 ओम के आसपास होता है। ये डिपेंड करता है आपकी वेदर कंडीशन पे, आप कितने गीले हैं कितने सूखे हैं इस बात के ऊपर, और कैसे सरफेस एरिया में खड़े हैं। तो इस तरीके से आपका सर्किट में जो रेजिस्टेंस एवरेज मान के अगर 500 ओम का भी रेजिस्टेंस मांगेंगे आप, तो ये एक 100 वाट के बल्ब के बराबर आपका रेजिस्टेंस होगा। और इस केस में आपके पास जो करंट फ्लो होगा वो लगभग 400 मिली एम्प्स के आसपास का करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये 400 मिली एम्पियर का करंट आपको बहुत अच्छा झटका दे सकता है। ह्यूमन बॉडी को सहने के लिए मैक्सिमम 30 मिली एम्प्स का करंट जो है वो, इससे ज्यादा का करंट अगर फ्लो होता है तो वो बहुत अच्छा खासा शॉक दे सकता है। तो ऐसे में क्या है कि हमारे सिस्टम के अंदर अगर कोई अर्थ फॉल्ट आ जाता है, यानी कि हमारा फेज बॉडी से टच हो जाता है, अर्थिंग किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, वो दोनों केस के अंदर हम अपने इक्विपमेंट को और हम अपनी ह्यूमन जो लॉसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की वजह से, उनसे बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि ऐसे में जब आपकी बॉडी उस बॉडी को टच करेगी, मशीन की बॉडी को टच करेगी, तो आपकी बॉडी से होते हुए एक करंट ग्राउंड में फ्लो होगा और इसी को फॉल्ट करंट कहते हैं। अब इस फॉल्ट करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, डिवाइसेज यूज करनी पड़ेगी। इसके लिए यूज किया जाता था पहले ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो है वो कैसे काम करता है देखते हैं। देखिए, इसके अंदर आपको क्या है, यहाँ पे इनलेट वायर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका फेज और न्यूट्रल, यानी कि नीचे की साइड में सप्लाई वायर होता है और ऊपर की साइड में हमारा लोड वायर होते हैं। तो यहाँ पे आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका लोड होगा। तो यहाँ पे ये इसका इंटरनल सर्किट दिया है, स्कीमेटिक सर्किट है। वो कैसे काम करेगा देखिए, तो यहाँ पे ये जो ट्रिपिंग होता है, ये स्विचिंग होता है, ये इसके थ्रू होता है। ठीक है, इसके थ्रू होगा। और अगर ट्रिप होना है तो ट्रिप होने के लिए इसके अंदर एक ट्रिप कॉइल दिया हुआ होता है, वो उसके थ्रू होता है। तो जैसे मान लो कि आपने यहाँ से सप्लाई दे दिया, ठीक है, सप्लाई दे दिया, यहाँ पे आपने कोई भी लोड कनेक्ट कर दिया। ऐसे में अगर आपका नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपने यहाँ पे इस बॉडी को अर्थिंग भी किया हुआ है, अर्थिंग को कनेक्ट किया हुआ है, और ऐसे में आपकी मशीन को भी आपने ग्राउंड कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही ये बॉडी इससे कनेक्ट होगी या फिर आपकी मशीन की बॉडी को अर्थिंग किया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, तो अगर मान लो आपका लोड जो है वो बॉडी पे आ जाएगा तो बॉडी जो है इस जो करंट फ्लो होगा वो करंट क्या होगा, अर्थिंग के थ्रू होगा और अर्थिंग वायर जो कनेक्ट होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, इस कॉइल के थ्रू फ्लो होगा। और इस कॉइल के थ्रू अगर इसकी रेटेड कैपेसिटी जो लीकेज करंट की कैपेसिटी है, जैसे यहाँ पे 30 मिली एम्प्स लिखा हुआ है, 30 मिली एम्प्स लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा करंट फ्लो होने से ये कॉइल क्या होगा, चार्ज होगी
और ये इस सर्किट को ओपन कराएगी, यानी कि इसको ट्रिप करा देगी। अब इसके अंदर दिया हुआ है यहाँ पे एक टेस्ट बटन। वो टेस्ट बटन कैसे काम करेगा, यही जो है वो टेस्ट बटन है। ऐसे में क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपका मशीन सर्किट में लाइव है, उस केस में आप जैसे ही इस बटन को पुश बटन को दबाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्ट होने से आपका जो फेज वायर है, वो फेज वायर का सप्लाई का पावर जो है वो इससे फ्लो होके आपको ग्राउंड में जाएगा, ठीक है, अर्थिंग के जाएगा। तो ऐसे में ये कोई चार्ज हो जाएगी और चार्ज होने से ये आपका सर्किट ट्रिप हो जाएगा, यानी कि ये ओनली टेस्टिंग के लिए है। अब इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे नॉर्मली हमारा एमसीसीबी था, उसको हम टेस्ट बटन से ट्रिप करते थे तो वो मैकेनिकल ट्रिप होता था, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल ट्रिप होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये लोड में नहीं होगा, यहाँ पे फेज सप्लाई आपने नहीं दे रखी है, तो ऐसे में अगर आप इसको पुश करेंगे तो ये यहाँ पे कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन इसकी कोयल चार्ज नहीं होगी तो ये इसका ट्रिप नहीं होगा। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में अगर आप इस बटन को टेस्ट करेंगे बिना सर्किट में लगाए तो ये ट्रिप नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज इसके बारे में एक बताता हूं कि ये वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे कोयल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, यानी कि यहाँ का वोल्टेज जो कि हम मान लो 230 वोल्टेज है और यहाँ पे 0 पोटेंशियल वोल्टेज है, तो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही ये कोयल जो है वो ट्रिप करती है। चाहे आपका लीकेज अर्थ फॉल्ट के अंदर हो, यानी कि यहाँ पे कोई फॉल्ट आता है और फॉल्ट का सर्किट इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो फॉल्ट कंडीशन में हो या फिर आप इसको टेस्ट कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में ही ये क्या होगा, वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस देख के ही ट्रिप होगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि ईएलसीबी को सर्किट में लगाते कहाँ पे हैं। जैसे मैंने एक लाइटिंग लोड के लिए, एक हाउस वायरिंग के लिए सर्किट बनाया है, तो हाउस वायरिंग में क्या होता है, जनरली एक मीटर लगा होगा, एमसीबी होगा, और उसके बाद में हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं ईएलसीबी को सर्किट में कहाँ लगाना है ये देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सप्लाई वायर जो है वो मीटर को जाएगी और मीटर के वायर हम एमसीबी को देंगे इनपुट में, और एमसीबी के वायर ईएलसीबी के इनपुट में देंगे, और ईएलसीबी के वायर जो है हमारे स्विच बोर्ड में चले जाएंगे। अब यहाँ पे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, जो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर होगा वो किस तरीके से काम करेगा देखेंगे। अब इस बोर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, ये हमने बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब हमने आपको बताया था कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर तभी काम करता है जब आपने बॉडी को अर्थिंग किया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे जितने भी इक्विपमेंट है उनको ग्राउंड कर दिया, हमने अर्थ फिट से जोड़ दिया। अब ऐसे में क्या होगा, जैसे ही मान लो कि ये जो फॉल्ट है, यहाँ पे कोई फॉल्ट होगा तो ये क्या होगा, अर्थिंग से कनेक्ट हो जाएगा। अर्थिंग से कनेक्ट होने से यहाँ से होकर यहाँ पे एक कोयल है, ठीक है, हमारी ट्रिप कोयल है, वो ट्रिप कोयल के थ्रू यह करंट फ्लो होगा और हमारी अर्थ फिट को जाएगा। जैसे ही इसके अंदर ये करंट फ्लो होगा तो ये ट्रिप कोयल इसको क्या होगी, ट्रिप करा देगी, ठीक है, और ये हमारा सर्किट ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अर्थ जो फॉल्ट हुआ उससे बचाने के लिए हमने क्या यूज किया है, ईएलसीबी, और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि वो ओवरलोड जो है प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया है, ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट, इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हमने ये एमसीबी यूज किया है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, सर्किट में ओवरलोड से भी प्रोटेक्शन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन हो जाएगा और अर्थ फॉल्ट से भी प्रोटेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए ईएलसीबी हम वहीं यूज कर सकते हैं जहाँ पे अर्थिंग प्रॉपर हो, ठीक है, प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, सभी जगहों पे अर्थिंग वायर कनेक्ट होना चाहिए, तभी हम ईएलसीबी का यूज कर सकते हैं। हर घर में अर्थिंग नहीं होता है, तो अर्थिंग नहीं होने की वजह से ही ज्यादातर घरों में ईएलसीबी का यूज नहीं किया जाता है। तो इस अर्थिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक दूसरी डिवाइस बनाई गई है, और इस दूसरी डिवाइस को कहते हैं आरसीसीबी। यानी कि आरसीसीबी क्या होता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, यानी रेजिडुअल मतलब जो डिफरेंस ऑफ करंट है उसके ऊपर ऑपरेट होने वाला डिवाइस है। इसी को आरसीडीबी बोलते हैं। आरसीडी मतलब रेजिडुअल करंट डिवाइस। अब ये दोनों एक डिवाइस है या अलग अलग डिवाइस, देखिए ये दोनों मिलके एक ही डिवाइस है, ठीक है। फर्क इनमें इतना सा है कि इंडिया में जो ये आरसीसीबी का जो प्रोडक्शन होता है, यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का जो प्रोडक्शन होता है वो आरसीसीबी के नाम से होता है। इंडिया के बाहर यानी कि यूके में या अदर किसी दूसरी भी कंट्री के अंदर इसका जो प्रोडक्शन होता है वो आरसीडी के नाम से होता है। अब देखते हैं इसका सर्किट कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये है आरसीसीबी का सर्किट, इंटरनल सर्किट। इसके अंदर क्या होता है, एक कॉइल होती है जो कि इस करंट का बैलेंसिंग चेक करती है। जैसे ये हमारा सप्लाई लाइन है और ये हमारा रिटर्न लाइन है, न्यूट्रल को हम रिटर्न लाइन भी बोल सकते हैं।
जैसे ही ये हमारा हमारा हो गया लोड। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हमने यहाँ पे फेज सप्लाई दिया और न्यूट्रल से हमारा सप्लाई फ्लो होता है। अब इसके अंदर फेज में जितना करंट फ्लो होगा उतना ही करंट हमारे जो सर्किट से रिटर्न होगा। ठीक है, उतना ही करंट सर्किट से रिटर्न होता है। लेकिन अगर हमारा डिवाइस यहाँ पे अर्थ फॉल्ट में चला जाता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, इसके अंदर से जो करंट फ्लो होगा वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा इस साइड में जाएगा और एक हिस्सा हमारे लोड में जाएगा। लोड में जाने वाला हिस्सा न्यूट्रल में वापस आएगा। ठीक है, न्यूट्रल में वापस आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब जितना इनपुट में करंट था, जितना फेज में करंट फ्लो हो रहा था, उतना करंट रेट इसमें न्यूट्रल में वापस नहीं आएगा। अब ये जितना डिफरेंस अमाउंट है, इसी के ऊपर ये कॉइल ऑपरेट होती है। यानी कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ्लो होने वाले करंट की वजह से होगी, और यहाँ पे एक दूसरी कॉइल है, उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो रिटर्न होने वाले करंट की वजह से होगा। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इतने सेम रखे जाते हैं कि इनकी वजह से जो इस कॉइल के अंदर, अगर यहाँ पे एक तीसरी कॉइल हमने रखी हुई है, ये इसका सेंसिंग कॉइल है। ठीक है, सेंसिंग कॉइल के अंदर क्या होगा, नेट जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा वो जीरो होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ज्यादा करंट और यहाँ पे कम करंट हुआ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस आएगा, तो ये जो कॉइल है उसमें पोटेंशियल जनरेट होगा, और वो पोटेंशियल क्या करेगा, इस रिले को ऑपरेट कराएगा। ठीक है, ये रिले क्या करेगी, हमारे सर्किट को ट्रिप कराने का काम करेगी। यानी जो ये ट्रिप कॉइल है, इसके अंदर बनने वाला पोटेंशियल जो कि इन दोनों के डिफरेंस करंट के कारण क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से हमारी ट्रिप कॉइल ऑपरेट होगी, और ट्रिप कॉइल इसको क्या करा देगी, दोनों को ओपन करा देगी। अब इसका मतलब अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर मेरा IP करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि फेज करंट, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन के अंदर IN करंट फ्लो होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये करंट का डिफरेंस क्या होगा, जीरो। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जीरो होगा, और इसी करंट डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, I डेल्टा N। ठीक है, अब ये नॉर्मल कंडीशन में हमारा 0 एम्पियर है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे हमारा जो फॉल्ट करंट हुआ, फॉल्ट करंट मान लो 0.5 एम्पियर, यानी कि 500 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इस सर्किट में यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट अभी क्या हो गया, 2.5 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल कंडीशन में रिटर्न होना था करंट, वो ओनली 2 एम्पियर का है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे में क्या होगा, इस केस के अंदर 0.500 एम्पियर का डिफरेंस आ जाएगा, और इस करंट की वजह से ये क्या होगा, रिले ऑपरेट होगा और इसको ट्रिप करा देगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो RCCB है, इसी को हम जो है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। यानी कि करंट की डिफरेंस की वजह से, करंट के फेज और न्यूट्रल में करंट के डिफरेंस की वजह से अगर हम एक दूसरी रिले कॉइल को ऑपरेट करा के हमारे सर्किट ऑपरेट कराते हैं, तो इसको बोलते हैं रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। यहाँ पे ये जो रेटिंग दी हुई है, ये I डेल्टा N क्या है, हमारा फेज और न्यूट्रल के अंदर जो नेट डिफरेंस ऑफ करंट अगर इस रेटिंग से ज़्यादा है, यानी कि ये 0.03 एम्पियर है, इसी को हम 30 मिली एम्पियर बोल सकते हैं, तो इससे ज़्यादा एम्पियर करंट फ्लो होने से, रेजिडुअल करंट फ्लो होने से ये है ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये इसका टाइप है, और ये यहाँ पे इसका इंटरनल सर्किट कंस्ट्रक्शन दिखाया है कि सर्किट डायग्राम कैसे है। ये इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है, और INC और डेल्टा IC, यानी कि फॉल्ट कंडीशन में ये मैक्सिमम कितना करंट ले सकता है, ये 6000 एम्पियर तक का फॉल्ट करंट ले सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि ये मार्केट में आपको मिलेगा 6 एम्पियर से लेकर 125 एम्पियर तक का, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल में। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं, ये आप जैसे यहाँ पे 2 पोल्स हैं, वैसे ही ये सिंगल फेज के लिए, फेज और न्यूट्रल के लिए है, वैसे 3 पोल 3 फेज के लिए विदाउट न्यूट्रल, और 4 पोल होता है 3 फेज विथ न्यूट्रल के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो इसका डेल्टा करंट है, वो मतलब इसका करंट डिफरेंस कितने करंट की रेटिंग की आते हैं, ये 10 मिलीएम्प्स के लिए, 30 मिलीएम्प्स के लिए, 100 मिलीएम्प्स के लिए, और 300 मिलीएम्प्स के लिए ये आपको
मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे आपका लोड बड़ा होता जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि छोटा मोटा 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर का करंट जो है वो नॉर्मली डिफरेंस आता रहता है। ऐसे में अगर आप यहाँ पे ये वाली रेंज, लो रेंज की आरसीसीबी यूज कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका सर्किट जो है वो बार बार ट्रिप होता रहेगा। ऐसे में आपको क्या है, थोड़ा हाई रेटिंग का पोटेंशियल करंट डिफरेंस का आरसीसीबी यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर फॉल्ट आने के बाद में ये करंट डिफरेंस, जिससे इसका रेटेड जो डेल्टा एन करंट है उससे ज़्यादा करंट सेंस होने के बाद में ट्रिप होने में कितना टाइम लेता है, लगभग 200 मिलीसेकंड से 300 मिलीसेकंड तक का ये टाइम लेता है। अब देखिए 1 सेकंड में जो है कितना होता है, 1000 मिलीसेकंड। ठीक है, 1000 मिलीसेकंड। तो उसके हिसाब से देख लेना कि 200 मिलीसेकंड या 300 मिलीसेकंड के अंडर में ये ट्रिप हो जाता है। उसके बाद में इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है, जैसे यहाँ पे 6000 एम्पियर है, वैसे ही आपको 6000 से ये 10 किलो एम्पियर तक का मिल जाएगा मार्केट में। 10,000 एम्पियर तक का करंट फॉल्टी कंडीशन में हैंडल कर सकता है, वो भी सेफ ट्रिप कराने के लिए। और उसके बाद में देखिए आरसीसीबी का जो कनेक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। ये सेम वही वायरिंग है, इसमें मैं ईएलसीबी की जगह आरसीसीबी रिप्लेस किया हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे काम करेगा। सबसे पहले हमारे घर में क्या होता है, मीटर की वायरिंग हो गई। उसके बाद में मीटर से हमारे एमसीबी में आएगा, एमसीबी से हम इनपुट देंगे आरसीसीबी को, और आरसीसीबी का कनेक्शन जो है, आउटपुट जो है, पहले जैसे एमसीबी में करते थे वैसे ही हमारी हाउस की वायरिंग हो गई। ठीक है, ऐसे में हमको अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा जो सर्किट है वो इसी के थ्रू फेज और न्यूट्रल के अंदर जो करंट डिफरेंस अगर आएगा, यहाँ पे जैसे मान लो कि ये अर्थ फॉल्ट हो गया। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, कुछ ज़्यादा करंट इधर फ्लो हो जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, लेकिन इधर जाने वाला करंट तो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो करंट यहाँ फॉल्ट में जाएगा उसका डिफरेंस की वजह से ये हमारा आरसीसीबी ऑपरेट होगा, ऑपरेट होके ये ट्रिप हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए एक टेस्ट ट्रिप के लिए दिया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑन लोड में रहने पे ही ट्रिप होता है। ठीक है, अब ऑन लोड में ही ट्रिप होगा। अब देखिए कैसे फॉल्ट के लिए आरसीसीबी जो है या आरसीडी जो है वो एक्शन में आएगा, यानी कि ऑटो में ट्रिप हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में कोई भी अर्थ फॉल्ट नहीं है तो ऐसे में आपका सिस्टम जो है वो आरसीडी के थ्रू ऑन रहेगा। लेकिन अगर फेज ग्राउंड हो जाता है, फेज में कोई ग्राउंड फॉल्ट आता है तो ऐसे में आपका आरसीडी ट्रिप हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल में अर्थ फॉल्ट होता है, यानी कि न्यूट्रल में अर्थ फॉल्ट होता है तो भी आपका आरसीडी ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखें 3 फेज सिस्टम के अंदर आरसीसीबी के कनेक्शन कैसे करते हैं। तो वहाँ पे भी आपका क्या होगा, मीटर होगा, एमसीबी होंगे, आपके लोड होगा, और आपको क्या वहाँ क्या लगाना है, आरसीसीबी। तो देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम इनपुट वायरिंग देंगे मीटर को, मीटर का आउटपुट वायरिंग देंगे हमारे आरसीसीबी के इनपुट में। अब इसमें यहाँ पे एक विशेष बात बता देता हूँ, किसी भी आरसीसीबी के अंदर यहाँ जहाँ पे ये बटन होता है, जहाँ पे ये बटन होता है वहीं पे न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी रहता है, बटन वाला जो पोल होगा वही उसका न्यूट्रल होगा। आरसीसीबी में ये विशेष बात है। और आरसीसीबी का सप्लाई हम दे देंगे एमसीबी को, और एमसीबी का जो हमारा सप्लाई है वो दे देंगे हमारे लोड को। तो इस तरीके से हमारा जो है आरसीसीबी के 3 फेज में कनेक्शन होंगे। और 3 फेज में भी काम करने का फंडा वही है कि अनबैलेंसिंग करंट, अगर आपका करंट फॉल्टी करंट 0 है तो सिस्टम आपका सही चलेगा, और फॉल्टी करंट अगर 0 से ज़्यादा है और उसकी रेटेड करंट से ज़्यादा है, यानी कि आपका 100 मिली एम्प्स का आई डेल्टा एन का आपका आरसीसीबी है, तो उसमें 100 मिली एम्प्स से ज़्यादा फॉल्टी करंट फ्लो होने से यह सिस्टम को ट्रिप कर देगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कुछ ऐसे सिस्टम भी आते हैं जो आपको एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का सिंगल डिवाइस है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और इक्विपमेंट के बारे में। तो आरसीबीओ क्या होता है कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन, क्योंकि हमारा एमसीबी क्या देता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, और आरसीसीबी क्या देता है, रेजिडुअल करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, इन दोनों का कंबाइन करके जो डिवाइस बनाया गया है उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही देखेंगे जीएफसीआई के बारे में, यानी कि ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर के बारे में। ये क्या होता है इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। ऐसे ही नॉलेज को अपडेट करते रहने के लिए आपको करना है हमारा चैनल सब्सक्राइब। धन्यवाद।